इस वीडियो में हम किस प्रकार से सार्वजनिक व्यय को क्लासिफाई कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं, इसको देखेंगे। जैसे कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग आधार माना है सार्वजनिक व्यय को विभिन्न वर्गों में बांटने के लिए। तो प्रोफेसर निकोलसन जो हैं वो कहते हैं कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है तो उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण जो किया है उसको हम इस श्रेणी में लाते हैं कि आय जो सरकार को प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो वर्गीकरण है। तो पहला तो वो व्यय है जो गवर्नमेंट करे और उसके पहले उसके बदले में उसको कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ ना मिल रहा हो, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट ना मिले ऐसे गवर्नमेंट को, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम पहली श्रेणी में डालेंगे। दूसरे कुछ जो सरकार व्यय करती है वो ऐसे हो सकते हैं कि थोड़ा बहुत अप्रत्यक्ष लाभ तो गवर्नमेंट को मिले पर प्रत्यक्ष रूप में कोई लाभ ना मिल रहा हो। जैसे मेडिकल के छात्राओं पे जो खर्च करते हैं, छात्राओं पे जो खर्च होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग के लिए जो खर्च होता है, तो इनडायरेक्ट वे में या अप्रत्यक्ष रूप में ये किसी न किसी प्रकार से आगे चलकर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देंगे। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है एक तरीके से ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, पर यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, अप्रत्यक्ष लाभ ही है। और तीसरे प्रकार के कर कुछ वे ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर कुछ आंशिक रूप से गवर्नमेंट को प्रत्यक्ष लाभ भी मिल रहा हो। जैसे कि जो न्यायालयों पर व्यय किया जाता है, लोग रजिस्ट्री कराते हैं या लोगों पे कोई दंड या जुर्माना लगाया जाता है, तो जितना भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है कुछ ना कुछ उसके बदले गवर्नमेंट को रिसिट्स भी हो रही हैं। तो यानी जो एक्सपेंडिचर जो किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष आय भी दे रहा हो, ये तीसरी श्रेणी हुई। पर आंशिक लाभ मिल रहा है, पूर्ण लाभ नहीं, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है कि जितने अमाउंट से एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट उतने अमाउंट से नहीं मिल रहा है, पर कुछ आंशिक लाभ मिल रहा है। चौथा आता है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें जितनी लागत लग रही है, लागत से कहीं ज्यादा अधिक लाभ अगर मिल रहा हो, जैसे कि जो सार्वजनिक उद्यम होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हम जिन्हें कहते हैं, उसमें रेलवे है, डाक है, तार है विभाग है, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल, ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो गवर्नमेंट को लाभ मिलता है, कहने इसका मतलब प्रत्यक्ष आंशिक लाभ नहीं, पूर्ण लाभ से ज्यादा का लाभ। यहाँ पे एक तरीके से जैसे बिजनेस में रिटर्न्स मिलते हैं उस तरीके से गवर्नमेंट को मिलते हैं। पर प्रोफेसर निकोलसन के इस वर्गीकरण की आलोचना हुई क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सार्वजनिक व्यय है उसका उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि उससे बेनिफिट हो लोगों का, पर उससे खुद गवर्नमेंट बेनिफिट ले, इसके लिए सार्वजनिक आय नहीं किया जाता। तो ये वर्गीकरण का आधार गलत है। वो बात अलग है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अगर गवर्नमेंट को कोई लाभ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि कल्याण के आधार पर वर्गीकरण। तो ये जो कल्याण के आधार पर वर्गीकरण है ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, प्लेहन और कान, उन्होंने कहा जैसे कुछ व्यय पहले वर्ग में हम डालते हैं कि कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य पर है या फिर सुरक्षा पर व्यय है, पुलिस पर व्यय है, तो इससे सभी लोग लाभान्वित होते हैं। फिर दूसरा ऐसे व्यय हो सकते हैं जो किए तो सामान्य हित के लिए जाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा समाज ही लाभान्वित होता है। जैसे निर्धनों के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है या पेंशन दे रही है या वृद्धावस्था पेंशन दे रही है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है या किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पर जो भी व्यय करती है गवर्नमेंट, तो उससे एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में समाज को लाभ मिलता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इन पर व्यय ना कर रही होती तो वो बोझ समाज के ऊपर होता। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष लाभ इसमें मिल रहा है। तीसरा वर्ग व्यय आ जाता है, उसमें ऐसे व्यय आएंगे जो कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए किए जाते हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से पूरा समाज ही लाभान्वित होता है। जैसे जो यहाँ पर फिर एग्जाम्पल न्यायालयों पर किए गए व्यय पे आता है कि अगर न्यायालय ना हो, अगर गवर्नमेंट न्यायालय ना सेटअप करे, इतने जजेस और इन सब की सैलरी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में ना खर्च करे,
तो फिर कितना क्योस होगा, कितना अव्यवस्था होगी इकोनॉमी में, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरीके से किया तो उन्हीं विशेष व्यक्तियों, मतलब जो लोग कोर्ट में काम कर रहे हैं या जो लोग कोर्ट का लाभ ले रहे हैं, वहां पर जिनको जाना पड़ा। कौन जाएगा? या तो उसको कुछ मान लीजिए किसी संपत्ति की रजिस्ट्री करानी है, या उसने कुछ ऐसा गलत काम किया है, कोई क्राइम किया है, उसके ऊपर उसको कोई दंड दिया गया है, तब जाएगा। पर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समाज को ही लाभ पहुंचा रहा है। फिर चौथा वे वो आता है कि जो फिर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है, जैसे विमेन है, चाइल्ड है, SC ST OBC पॉपुलेशन है अगर इंडिया के टर्म्स में देखें, या कोई जो शहीद होते हैं उनके परिवारों को स्पेशल उनके लिए कुछ व्यय करना। तो ये कुछ लोगों के लिए, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए व्यय किया जा रहा है। जैसे कुछ सम्मान देती है सरकार जिसमें अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स हों, तो ये सारे व्यय जो हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इन्होंने प्लेहन एंड कान ने भी इसको 4 भागों में डिवाइड किया, पर कितना लाभ मिल रहा है उसके अनुसार 4 भागों में डिवाइड किया। फिर एडम स्मिथ का वर्गीकरण आता है। तो एडम स्मिथ ने भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो पहला रक्षात्मक कहते हैं कि जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर और बाहरी आक्रमणों से जो बचाए और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो भी व्यय किया जाए वह रक्षात्मक व्यय होगा, जिसको आप सेना या पुलिस आदि पर जो व्यय कह सकते हैं। दूसरा आता है व्यवसायिक व्यय, यानी जहां पर जो सरकार के उद्यम हैं उनसे जो उसको लाभ मिल रहा है, यातायात पर जो व्यय कर रही है, बिजली की व्यवस्था पे जो व्यय कर रही, पानी की व्यवस्था पे जो व्यय कर रही, ऐसे व्यय जिससे उद्योग व्यापार सुचारू रूप से चल सके, तो ये आपका व्यवसायिक व्यय। प्राथमिक तथा गौड़ व्यय है, ये भी प्रोफेसर शिराज ने इसका वर्गीकरण किया है। तो प्राथमिक व्यय होते हैं जो, जैसे हमने इसके पहले बात की कि आवश्यक व्यय, तो जो प्रायोरिटी में हायर होंगे वो आवश्यक व्यय हैं, जो जरूरी हैं ज्यादा देश के लिए, वो प्राथमिक व्यय हो गए। गौड़ व्यय जिनको किया ना भी करे तो काम चल जाए, तो इस प्रकार के व्यय जो है वो गौड़ व्यय कहलाते हैं। फिर अनुदान और क्रय मूल्य के आधार पर भी बांट सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जब अनुदान देती तो उसके बदले उसको कोई लाभ नहीं मिलता, तो इस तरीके के जो व्यय हैं जो दिए जा रहे, से वॉर में कोई एक्सपेंडिचर कर रही है, या गवर्नमेंट डिफरेंट ग्रांट्स, जैसे प्लान ग्रांट्स होती हैं इंडिया में, अगर आप देखें नॉन प्लान ग्रांट्स होती थी, और डिफरेंट स्टेट्स को ग्रांट्स मिलती हैं। जो 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं, उनको डिफरेंट ग्रांट्स मिलती हैं, जिसके बदले गवर्नमेंट कोई भी लाभ ना ले रही हो, एक तरफा इस तरीके से हस्तांतरित हो रहा है गवर्नमेंट से लोगों को, उसके बदले कोई लाभ नहीं मिला। और क्रय मूल्य वे हुए जिसके बदले लोग गवर्नमेंट को किसी ना किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है। पर यहाँ पर भी थोड़ा ओवरलैपिंग होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि कुछ अनुदान है या कुछ क्रय मूल्य है, उसमें जो वर्गीकरण है ये और वर्गीकरणों से तो थोड़ा ठीक कहा जा सकता है, पर इसमें ओवरलैपिंग होने की भी संभावना अधिक रहती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट लोगों को सैलरी दे रही है, तो उसके बदले कोई मॉनेटरी बेनिफिट लोग गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, पर हाँ अपनी सर्विसेज से देश के विकास में सहायक हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका जो प्रोफेसर JK मेहता जी ने वर्गीकरण दिया, वो है स्थिर तथा परिवर्तनशील व्यय। यानी जब व्ययों को बढ़ाया घटाया जा सके तो वे परिवर्तनशील व्यय होंगे, और अगर कुछ व्यय ऐसे हैं अगर उनको स्थिर एक बार तय हो गया बजट में कि इतना ही एक्सपेंडिचर होगा, उसके बाद उसमें कुछ भी बढ़ोतरी घटोतरी ना की जा सके, तो वे स्थिर व्यय कहलाएंगे। पर नॉर्मली अच्छा कौन सा माना जाता है कि परिवर्तनशील व्यय, जिनमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी घटोतरी परिस्थितियों के अनुकूल की जा सके। तो परिवर्तनशीलता भी एक बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जो परिस्थितियों से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो पहले से सब चीज आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, कुछ चीजें अनसीन सर्कमस्टांसेस भी आ जाती हैं।
नेक्स्ट प्रोफेसर पीगू का वर्गीकरण है, जिसको कहते हैं हम हस्तांतरित तथा अहस्तांतरित व्यय। इसमें भी हस्तांतरित का मतलब जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया, जैसे अनुदान में होता है, उसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। जैसे बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, तो ना तो प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है गवर्नमेंट को, ना तो अप्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। बीमार, अगर कोई बीमार है, सिकनेस अलाउंस अगर गवर्नमेंट दे रही है, और इस तरीके की चीजें हस्तांतरित व्यय होंगी। और अहस्तांतरित व्यय वो होंगे जिनके बदले में गवर्नमेंट को किसी न किसी प्रकार से अप्रत्यक्ष ही भले कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा हो, जैसे सुरक्षा पर, नागरिक शासन पर, जन उपयोगी सेवाओं पर, यानी जो लोगों के लिए जरूरत की वस्तुएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरीके की मदों पर अगर गवर्नमेंट खर्च करती है तो इससे कुछ ना कुछ परोक्ष लाभ मिलता है। इसलिए इसको अहस्तांतरित व्यय की श्रेणी में लाते हैं। हस्तांतरित व्यय में किसी प्रकार का लाभ सरकार को नहीं मिल रहा होगा, जो प्राप्त करता है उनको लाभ भले मिले। नेक्स्ट वर्गीकरण है रोशर का, जो कहते हैं कि कुछ व्यय ऐसे हैं जो अति आवश्यक हैं, जिनको टाला ही नहीं जा सकता। जैसे कि आपके डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है, पुलिस प्रशासन पे एक्सपेंडिचर है, जिनको टाला ही नहीं जा सकता। उपयोगी हैं, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, कुछ रेलवे पर, कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम्स पर, तो ये सब उपयोगी एक्सपेंडिचर हैं। इसी के साथ साथ कुछ बेकार व्यय होते हैं कि जिनको गवर्नमेंट अवॉइड कर सकती है, इस तरीके के जो व्यय होंगे उनको बेकार व्यय कहा जाता है, क्योंकि उससे अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर एक तरीके से आप कहेंगे वो बेकार एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट अगर अपने और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के ऐशो आराम पर खर्च करे, या ऋण पे ऋण लेती रहे और उसके बदले ब्याज पे ब्याज देती रहे, तो इस तरीके के मदों को बेकार के एक्सपेंडिचर में की श्रेणी में लाएंगे। फिर श्रीमती उर्सुला हिक्स हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही बांटा है कि सुरक्षा संबंधी व्यय होते हैं जो उनको सुरक्षात्मक व्यय कह लेंगे, नागरिक प्रशासन संबंधी कुछ व्यय होंगे, कुछ आर्थिक व्यय होंगे जैसे जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, या सरकार खुद अपने उद्यम जो खोलती है उस पर जो व्यय करती है, या व्यक्तिगत उद्योगों को दिया गया जो अनुदान या आर्थिक सहायता है, सब इस श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हमने इतने सारे वर्गीकरण देखे, पर ज़्यादातर में आप देखेंगे कि उत्पादकता के आधार पर उत्पादक हैं कि अनुत्पादक हैं कि पुनरुत्पादक हैं, क्योंकि कुछ वे ऐसे होते हैं जिससे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं या अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, आगे चल के लाभ मिलता है। गवर्नमेंट अगर अभी खर्च कर रही है, जैसे इंजीनियरिंग पे, मेडिकल पे, इन सब जो शिक्षा पर व्यय हो रहा है, या स्वास्थ्य पर व्यय हो रहा है, पोषण पे व्यय हो रहा है, जैसे फूड सिक्योरिटी पे व्यय कर रही, तो इनडायरेक्ट वे में लाभ अभी मिलेगा या आगे चल के मिलेगा, तो इनको पुनरुत्पादक व्यय भी आप कह सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर उत्पादक व्यय जैसे डैम्स है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करती है पब्लिक यूटिलिटी के लिए, रेलवे है, डाक है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब उत्पादक व्यय हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे इकोनॉमी में और इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। फिर कुछ अनुत्पादक व्यय हैं जिनको फिजूल खर्ची कही जा सकती है, जो बार बार आप देखेंगे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके अगर आप जो वर्गीकरण है उनको समअप करें तो बेसिकली यही है कि कुछ वे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे डिफेंस है, आपका पुलिस प्रशासन है, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, या थोड़ा बहुत शिक्षा वगैरह पे, स्वास्थ्य पर, लोगों के वेलफेयर स्कीम्स पे खर्चा, ये सारे प्रोडक्टिव भी माने जा रहे हैं और ये प्राथमिक भी माने जा रहे हैं, ये आवश्यक भी माने जा रहे हैं। और इसी तरीके से जो जो अनप्रोडक्टिव हैं उनको भी अलग श्रेणी दी गई है, जिसमें आप जिनको गौड़ कह सकते हो, गौड़ व्यय कहा गया, या अनप्रोडक्टिव कहा गया, या किसी ने बेकार कहा, तो इस तरीके के वर्गीकरण किए गए हैं। और वर्गीकृत करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को ये डिसाइड करेगी कि उसको किस प्रकार के व्यय करने चाहिए और किस प्रकार के व्ययों को अवॉइड करना चाहिए, जिसका सोशल इम्पैक्ट ज़्यादा हो, जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज लाएं, इस तरीके के
व्यय करेगी और उसी के आधार पर वर्गीकृत करेगी। तो प्रायोरिटीज सेट हो जाएंगी, जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे उन पर व्यय करेगी और जो कम ज़रूरी होंगे उन पर उसके बाद, और जो उससे भी कम ज़रूरी होंगे उसके बाद। तो ये वर्गीकरण भी सार्वजनिक व्यय का बहुत ही आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।